안녕하세요 여러분, Korean Sanskrit입니다. Welcome back creators to your very own channel where you all Hallyu fans can come and learn more about the Korean culture. So this video I will be doing in Hindi just to be more specific about the words and just to make everyone understand this video clearly, like my Desi audience. So because this video is going to be on a very important topic. So the topic of this video is the 2025 GKSG applications. Yes. तो मैंने जब जीकेएस के लिए अप्लाई किया था, जब मैं कर रही थी अप्लाई, तो मैंने ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट की नहीं टू मेक अ वेरी स्पेसिफिक वीडियो अबाउट द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज डॉक्यूमेंट करने के हालात ही नहीं थे. कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रही थी. जो जिस तरह से हो रहा था ना सब कुछ, इतना पैनिक मोड, इतना 10 बार रोना दिन में, 10 बार इधर उधर भागना, ये ऑफिस जाना, यहाँ स्कूल में जाना, कॉलेज से ये लेना वो लेना, इतना डिफ़िकल्ट टाइम था वो. बट स्टिल एवरीथिंग वर्कड आउट वेल फॉर मी एंड सो विल फॉर यू. तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं विद द एप्लीकेशन. सो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के गाइडलाइंस ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, बट द कोटा फॉर इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड. तो आई एम सीइंग द गाइडलाइंस हियर एंड मैं किस बारे में बात कर रही हूँ वो मैं यहाँ कहीं तो पिक्चर लगा दूंगी. तो बेसिकली इंडिया का कोटा, इंडिया का ही नहीं बट बहुत सारी कंट्रीज़ का कोटा गिर गया है. एंड एम्बेसी ट्रैक में इंडिया के है जस्ट 25, जो कि आई गेस लास्ट ईयर 28 थे. एंड फॉर आर GKS इट इज़ 44. एंड फॉर ए टाइप यूनिवर्सिटीज़, मतलब जो जनरल का होता है थ्रू आर GKS भी, दैट इज़ ओनली 4. बहुत ही ज़्यादा गिर गया है. इट्स अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज कि भाई तुम ए टाइप की यूनिवर्सिटी में लगाना ही मत अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से आ रहे हो. तो ये इनडायरेक्ट मैसेज है, बस यही मैं बता सकती हूँ आपको. मतलब अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपका बहुत अच्छा है, योर एप्लीकेशन इज़ वेरी गुड एंड you have 10 and 20 of research paper, you are first ranker of your university, you are a ranker of your university and बहुत अच्छे grades है, सभी अच्छा है, तो you can ऐसे कुछ कोई बात नहीं है. बट मैंने जब लास्ट ईयर, मतलब मैं थोड़ा सा स्टोरी टाइप भी बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सब चीज़ें. जब मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था तो मैं एम्बेसी ट्राई से मैंने किया था पहले, और तभी मैं इंटरव्यू राउंड तक गई, बट इंटरव्यू राउंड में फेल हो गई. तो उसके बाद पता नहीं क्यों, मेरा एप्लीकेशन, मेरा तो उन्होंने, एम्बेसी ट्रैक ने, ये बात बहुत ज़रूरी है, एम्बेसी ट्रैक से अगर आप करो ना तो 3 चीज़ें मैंने नोटिस की है. इफ़ यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम एम्बेसी ट्रैक, यू हैव टू चूज़ ए टाइप की यूनिवर्सिटी में भी ना बहुत अच्छी वाली यूनिवर्सिटी चूज़ कर देना. अगर आप नीचे वाली थोड़ी ए टाइप की चूज़ करोगे ना तो शायद ही आपका एप्लीकेशन आगे जाएगा. वो एक बात है कि एम्बेसी ट्रैक में जो आपने अब तक सुना होगा एम्बेसी ट्रैक के बारे में, एक बात है कि वो लोग एप्लीकेशन देखते ही नहीं है. वो बस फर्स्ट पेज देखेंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया है, आपकी ग्रेड्स कितने, एंड बस वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है आपके बारे में कि आपने कौन से कोर्स में किया है एंड आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हो, ये सारी चीज़ें बस देखते हैं वो. और डायरेक्ट उस बेसिस पे सिलेक्ट करते हो. और फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के टाइम आप अगर देखोगे तो इतने सारे लोग होते हैं इंटरव्यू के लिए कि 2 दिन तो लेते ही है वो इंटरव्यूज़ के. तो उस हिसाब से ना अगर आप देखोगे तो वो जब मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था तब मेरे सामने मेरा एप्लीकेशन खोला गया था. तो आई वॉज वेरी जजी कि ये लोग ने फिर किस बेसिस पे मुझे सिलेक्ट किया फॉर इवन द इंटरव्यू राउंड. एंड अगर किया इंटरव्यू राउंड में सिलेक्ट, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया, उसके बाद किस बेसिस पे मुझे निकाला. सो दीज वर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं. तो एम्बेसी ट्रैक को अगर आप अप्लाई करना चाहो तो एक तो है भाई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो गए तो थोड़ा एडवांटेज होता है. आई एम नॉट टारगेटिंग कि ऐसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को ये सबको ले लेते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं लेते, ऐसा आई एम नॉट सेइंग दैट. इवन इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड ग्रेड्स, राइट. सो ये एक है चीज़. बट एक है कि वहाँ इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग इवन कि बायस्ड है, बट इट इज़ प्रिफर्ड बिकॉज
in people's eye, Delhi University is like top ranked university. एंड जब लाइक तुम IIT से भी हो तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी बिकॉज यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी. तो इट्स बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी रैंकिंग कि आपका मतलब ओ ये बंदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तो ऑब्वियसली ये बहुत होशियार होगी तो इसको ले लेते. बट यूनिवर्सिटी राउंड की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में ना जब मैंने मेरी यूनिवर्सिटी को लाइक इंजे यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया था तो बेसिकली मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की क्योंकि RGKS में आती थी. RGKS का ज़्यादा कोटा था इसके. और दूसरी बात मतलब यहाँ पे जो प्रोफेसर्स है एंड जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है. बहुत मतलब ऐसा मतलब फैमिली हो जाएगी, मतलब फैमिली जैसी बिहेव होंगे सब लोग. इतनी अच्छी स्टाफ एंड प्रोफेसर से. तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे इंग्लिश में सिखाया जाता था. अब ये मत बताओ कि मतलब मैं कोरिया आई हूँ तो कोरियन में सीखने की क्या मतलब कि कोरियन में सीखने की क्या प्रॉब्लम है, कोरियन में ही सीख लेती, इंग्लिश में क्यों. तो दो चीज़ें हैं कि मुझे कोरियन सीखना बहुत पसंद है, मुझे कोरियन लैंग्वेज बहुत पसंद है. बट दूसरी चीज़ कि आई डोंट वांट टू सेक्रीफाइस माय ग्रेड्स बिकॉज पूरी कोरियन में होगी तो मुझे जो आएगा मैं वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, ना ही समझ पाऊंगी. तो मतलब मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ. ऐसे नहीं कि भाई कोरियन में ही सीखना है, कोरियन में ही ये करना है, ऐसे नहीं है. मुझे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इंग्लिश में सीखूँ, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से और इतने अच्छे प्रोफेसर से जो इंग्लिश में मुझे समझा सकते हैं. तो मैं पढ़ाई क्यों ना इंग्लिश में कर लूँ, भले क्यों ना मैं टॉपिक 6 ला लूँ बट पढ़ाई तो मैं इंग्लिश में कर सकती हूँ ना. तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी क्योंकि कोरियन इंग्लिश में भी क्या होता है कि आपको पूरे टाइम कोरियन में पढ़ाया जाता है एंड एग्जाम आपकी इंग्लिश में होती है. तो आपको जो टॉपिक में सिखाया जाएगा ना लाइक कोरियन जो बात करने वाली होती है और जो बहुत ऐसे न्यूज़ वाली कोरियन होती है जो बहुत अलग लेवल की होती है, वो तो आप 1 साल में सीख गए तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर आप नहीं सीख पाए ना तो बहुत ही बुरा होगा ये. मतलब बहुत ही नहीं बोल सकती मैं बट थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा आपकी स्टडीज़ को कि लाइक एक प्रेशर होगा कि भाई समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से यूट्यूब से पढ़ो, ये करके पढ़ो, वो करके पढ़ो, कैसे तो पढ़ना है. तो मुझे ना ये स्ट्रेस नहीं चाहिए था. मैं तो कोरिया आई हूँ, मुझे कोरिया कंट्री बहुत पसंद है, मुझे यहाँ पे पढ़ना था क्योंकि मेरा लाइक प्रीवियस मैंने बैचलर्स किया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एंड मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में करना था क्योंकि आई वांटेड टू गो इनटू सप्लाई चेन एंड बिजनेस, थोड़ा सा इंजीनियरिंग विद मैनेजमेंट. लाइक पता नहीं होगा बहुत लोगों को बट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन इंजीनियरिंग हैज़ अ मिक्स ऑफ बिजनेस एंड एज वेल एज इंजीनियरिंग. सो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, आधा बिजनेस की भी बात होती है, आधी इंजीनियरिंग की भी बात होती है. तो ऐसी बहुत डाइवर्स फील्ड है ये. तो मैंने कोरिया क्यों चुना इज़ बिकॉज कोरिया की इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत बेटर है. अगर मैं वही देखूँ तो कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा जर्मनी को भी जाते हैं तो मुझे जर्मनी तो सीखनी ही पड़ती वैसे भी. मेरा मतलब वो भी एक था कि जर्मनी को चले जाओ. यूएसए का बहुत ज़्यादा थोड़ा टेंशन था और ऊपर से स्कॉलरशिप का भी. यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है आराम से तो यहीं पे आ जाती हूँ, ऐसे वाला सीन था. तो इसीलिए जापान में भी जो होता है GKS की तरह ही एक स्कॉलरशिप है जापान की भी, मिक्स्ड आई गेस. तो उसके लिए जापानीज़ में एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप कितना ही टाइम वेस्ट करो अपने एप्लीकेशंस रेडी करने के लिए, कोई मास्टर्स डिग्री के लिए. मतलब एक बार आप जॉब को लग जाओ तो फिर आपका फटाक से जॉब छोड़ के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की छोड़ के, स्पेशली फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट कि आप कैसे जाओ दूसरे मतलब वापस मास्टर्स के लिए वापस पढ़ने कैसे, थोड़ा थोड़ा होता है उसके लिए बहुत सारे साल चले जाते हैं फिर. तो मुझे वो नहीं करना था तो इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की, पूरा इंग्लिश में चूज़ किया. अब ये मैं सारी चीज़ें बता क्यों रही हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं फ्लो में बता गई. बट द थिंग इज व्हेन यू आर अप्लाइंग ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना प्लीज़, क्योंकि ना मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने ना अप्लाई करते समय ऐसी यूनिवर्सिटीज चूज की कि ना लाइक वो उनमें हो सकता था उनका एडमिशन, लाइक ग्रेड वाइज नहीं बात कर रही हूँ मैं बट द थिंग इज सम यूनिवर्सिटीज आर देयर. लाइक फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ दोंगुक यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे बहुत लोग बहुत बार अप्लाई करते हैं बट वो यूनिवर्सिटी को लेना ही नहीं है स्टूडेंट्स को ज़्यादा. मतलब अभी हाँ आप देखो GKS की गाइडलाइंस देखो, उसमें यूनिवर्सिटी ने कितना कोटा दिया है वो नहीं आता, लेकिन ये यूनिवर्सिटी कितने बच्चे को ये साल लेगी वो नहीं होता. तो ये सारी बहुत चीज़ें हैं कि जो आपको रिकॉर्ड करनी है, पैटर्न रिकॉर्ड करना है. लाइक अभी आप देखोगे कि इंजी यूनिवर्सिटी जो है मेरी,
तो उसका रिसर्च के लिए भी एक ओपन है, लाइक इवन इन रिसर्च टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज उसका नाम है, यूनिवर्सिटी लाइक बी टाइप यूनिवर्सिटी में भी उसका नाम है। और अगर आप पिछले साल वाले देखोगे तो उसमें भी बहुत लोग यहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं। तो इस वजह से ना ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना, ऐसे नहीं मैं बात कर रही हूँ कि अरे भाई ग्रेड्स लो होंगे तो इसलिए ऐसे जाना है, मेरे तो ग्रेड्स बहुत बड़े हैं, मैं तो बड़ी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में ही चली जाऊँगी, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आप भूल जाओगे एज यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन विच यूनिवर्सिटी इज विलिंग टू intake students and from which particular country. So for example, some universities are there which don't even want Indians, which don't even want some like Americans, or which don't even want some other country people. So they won't take those people, like they already have many students from that country, so they are willing to take some students from other country. So ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो ना एप्लीकेशन गाइडलाइन में नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बात हो गई कोटा की, बहुत ही बात हो गई। ये वीडियो शायद बहुत बड़ी हो सकती है बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है इस रिगार्डिंग, बट अगर आपको बोर हो रही होगी ना, बट फिर भी प्लीज़ सुना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और माइन्यूट डिटेल्स है जो कि आपको कोई शायद ही बताएगा। तो नेक्स्ट थिंग इज़ एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम। अच्छा, और एक बात कि ये वीडियो उनके लिए है जिनको जीकेएस के बारे में पहले से थोड़ा पता है, लाइक जो प्रिपेयर कर रहे हैं जीकेएस के लिए, जिन्होंने गाइडलाइंस पढ़ चुकी है पहले, बट मतलब स्टेप बाय स्टेप वापस एक बार जानना है, मतलब डिटेल में जानना है कि ये चीज़ क्यों है। तो जैसे मैंने कोटा के बारे में बता दिया, थोड़ी बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें, तो वैसे मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगी ये वीडियो में। बट द थिंग इज़, इफ़ यू डोंट नो कि जीकेएस है ही क्या, तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अगली वीडियो उस पर ज़रूर बेशक बनाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। सो ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ नीड डेजिग्नेटेड कंट्रीज, जो है वो मतलब जो कंट्रीज के नाम है उसकी सिटीजनशिप चाहिए। एप्लीकेंट्स पेरेंट्स विल ऑल्सो होल्ड applicants' parents should also hold citizenship of उस कंट्री, मतलब अलग कंट्री की, अपार्ट फ्रॉम कोरिया। सो जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पे लिखी हुई। और फिर देन लेवल ऑफ एजुकेशन। हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है स्टार्टिंग में कि मैंने बैचलर्स किया है, मैं वापस बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ क्या, मैंने मास्टर्स किया, मैं वापस मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ क्या। तो ये ना बाकी कंट्रीज में चलता है कभी कभी, लाइक तुमने कोई और फील्ड में मास्टर्स किया एंड देन यू वांट टू डू किसी और फील्ड में मास्टर्स, बट जीके स्कॉलरशिप के लिए नहीं चलता, लाइक इट्स अ स्कॉलरशिप सो यू नीड टू लेवल अप, ऐसी वाली बात है बस बेसिकली। तो अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको पोस्ट ग्रेड के लिए आना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपने बैचलर्स किया है तो आपको मास्टर्स के लिए आना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है। और दूसरी बात, applicants must have obtained the required degree or must be expected to graduate by July 31, 2025. So ये बात है ना, मुझे समझने में 6-7 महीने लग गए, तभी मुझे समझा ही नहीं। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी बट मेरे को समझा ही नहीं, मैं पागल हो गई शायद। बट द थिंग इज, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, मतलब मुझे पता नहीं है इनकी गाइडलाइंस में एकदम अच्छे से ऐसे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, बट आपको ना एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर मिल जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये बात करेक्ट है। बट द थिंग इज, इफ यू हैव योर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, इट शुड ऑल्सो हैव द एग्जैक्ट डेट ऑफ व्हेन यू विल बी ग्रेजुएटेड। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कॉलेज बोल देता है, यूनिवर्सिटी बोल देता है कि हाँ बाबा हमारा ग्रेजुएशन जून में होने वाला है तो जून में ही आपको मिलेगा। नहीं, आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए ग्रेजुएशन की, और अगर मिल नहीं रही है तो एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून, ये तो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके ना कॉलेज से आने वाला है ना एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी से आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी थी मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मुझे कॉलेज से नहीं, मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी जाके वो लेना पड़ा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं 6 महीने कॉलेज को जाके नहीं मुझे एक्सपेक्टेड दे दो करके बोल रही थी,
कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मैं यूनिवर्सिटी गई तो मेरा काम एक हफ्ते में हो गया। तो यही थी, मतलब ये गाइडेंस करने के लिए नहीं होता कोई। तो ये सारी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी मुझे 1 साल लगा ये एप्लीकेशन प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है जीकेएस के लिए, और जिनको पता ही नहीं जीकेएस, उन्हें शायद टाइम लग सकता है। लाइक 95% मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप पहली बार सुन रहे हैं और अभी आप स्टार्ट करोगे प्रिपेयर करना, तो आपका होने नहीं वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन का होता है, तो आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है आपके, वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है। तो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन में स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए, और उस हिसाब से ना आपका डिग्री सर्टिफिकेट आना चाहिए। अभी आपका क्या होता है कि अगर आपने एम्बेसी ट्रैक के लिए अप्लाई कर दिया या फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई कर दिया, वो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से अप्लाई किया है आपने। तो ये जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, उसके साथ आपको अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी ज्वाइन करनी है। सो अभी ऐसे भी हो सकता है कि आपका लास्ट सेमेस्टर चालू है और आपका मतलब ट्रांसक्रिप्ट बस बनेगी 7 सेमेस्टर की। लाइक इफ़ यू हैव 8 सेमेस्टर देन 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट बनेगी। इफ़ यू हैव 6 सेमेस्टर देन बस 5 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट बनेगी। तो जितने सेमेस्टर आपके कंप्लीट हुए ना, उतने सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट बनवानी ही है, एंड वो नीट को भेजनी है तो अपने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ। और उसमें ये भी मतलब प्रॉपरली शो होना चाहिए कि आपके ना अब तक के रिजल्ट से ना जो है वो जो 80% क्राइटेरिया है उसके अबाव है अब तक के परसेंटेज, बिकॉज उस पर भी नीट कैलकुलेट करता है कि अगर इसके परसेंटेज फ्लक्चुएट हुए हैं कि आधे परसेंटेज 80% के अबाव है, आधे परसेंटेज 80% के बिलो है, तो ये बंदी शायद ही पास कर जाए फाइनल सेमेस्टर, ये बंदी या बंदा। सो लाइक वो एक है कि मतलब आपको वो एक्यूरेटली दिखाना पड़ेगा सब, मतलब प्रॉपर ग्रेड्स पर सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट थ्रू। और अगर हो सके तो मतलब एक छोटा सा सेक्शन लाइन से लिख दो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अगर कॉलेज बनवा रहा है, या फिर कोई एक ऐसा लेटर हेड पे ले लो कि दिस स्टूडेंट हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट, मतलब एक बोनेफाइड सर्टिफिकेट की तरह ले लो और वो भी चिपका के भेज दो। कुछ ये नहीं होने वाला है कि मतलब आपने ये क्यों भेजा व्हेन इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट में लिख रहे हो कि भाई ये बंदी हमारे बंदी ही निकल जाता है मुझसे। सो दिस स्टूडेंट हैज़ बीन स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी एंड हैज़ बीन गेटिंग गुड मार्क्स एंड इज ऑल्सो लाइक टॉप 3 टॉप 10% में है मतलब क्लास के, और फिर ऐसे ऐसे अच्छे ग्रेड से, एंड विल बी ग्रेजुएटिंग इन जून जुलाई वट एवर द मंथ इज इन सो डेट थ्रू दिस यूनिवर्सिटी। तो अगर ये कॉलेज ने लेटर हेड पे दे दिया ना, लाइक दिस इज एन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दैट यू कैन प्रिपेयर, ये दे दिया ना, तो मतलब एक भरोसा होता है कि ओके कॉलेज को पता है कि ये अच्छा दिस स्टूडेंट इज वेरी गुड। तो उसका एप्लीकेशन वाइज वो देख के फिर डिसाइड करते हैं कि ओ दे हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग पास इन द फाइनल सेमेस्टर एज वेल। तो ये एक चीज़ है कि आप एक्स्ट्रा बोनाफाइड सर्टिफिकेट थ्रू कॉलेज बनवा सकते हो और उसको भी इसके साथ भेज सकते हो। ओके, तो ग्रेड्स की बात आती है तो स्कोर परसेंटाइल शुड बी 80% और अबाव ऑन अ 100 पॉइंट स्केल और बी रैंक इन टॉप 20% ऑफ वंस क्लास। तो अगर आपके 80% अबाव नहीं है तो होता है भाई, बहुत लोग होते हैं जिनके 80% अबाव नहीं होते बट वो रैंकर होते हैं। अभी ये कैसे डिफर करता है कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में जाओ उसका हाईएस्ट ही 90% है, तो मतलब 80% के थोड़े नहीं तो समझ लो हाईएस्ट ही 82 83 है समझ लो, तो आपका बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका उससे नीचे है बट आप रैंकिंग में हो। अगर वही सेम एग्जाम मतलब वही सेम करिकुलम का बच्चा अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में है बट वो यूनिवर्सिटी की चेकिंग जो होती है, ग्रेडिंग सिस्टम जो होती है वो बहुत ईजी हो एज कम्पेयर टू ये जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी उससे, तो क्या होता है कि उस बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं बट ये बच्चे को बहुत कम मार्क्स मिलते हैं लाइक डिस्पाइट बीइंग द सेम करिकुलम। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग कैसी है। अगर यूनिवर्सिटी को देना ही नहीं है बच्चों को ग्रेड, इतने अच्छे ग्रेड देने ही नहीं है तो वो नहीं देगा। लाइक आपको भी कंप्लेंट होती होगी ना कि नहीं भाई हमारे तो मार्किंग ऐसे ही करते हैं, बेवजह 2 मार्क निकाल देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो आपको
समझ नहीं है कि मतलब डिसअपॉइंट मत होना कि अगर आपके 80% बिलो मार्क्स है, आपको बस ये करना है कि आपको रैंकर होना है, आपको अच्छा फर्स्ट सेकेंड या थर्ड रैंकर होना है ताकि आपका परसेंटेज वाला क्राइटेरिया निकल जाए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसे में से है जो मार्क्स इजीली नहीं देती तो ये बात है। दूसरी बात है CGPA मस्ट बी इक्वल टू और अबाउट 2.64 2.8, लाइक वो स्केल जो दिया है उसमें। तो ये जो है CGPA का, तो मोस्टली इंडियन यूनिवर्सिटीज 10 स्केल में देती है, बस कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होती है कि लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब बच्चे बहुत इंटरनेशनल जाते हैं तो उनका 4 स्केल में होता है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का क्या होता है कि उनके पास खुद का कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं होता। तो ये आपको दिमाग में रख के ही चलना है कि अपनी यूनिवर्सिटी के पास शायद ही कन्वर्जन फॉर्मूला हो। तो आपको जाना करना क्या है कि यूनिवर्सिटी में पहले बात कर लेनी है उनको पूरी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात क्यों है, क्योंकि किसी को मतलब ऐसा एक इंसान नहीं होगा जिसको बहुत इजीली ग्रेड कन्वर्ट करके मिल गया है फॉर दिस स्कॉलरशिप। एक इंसान नहीं होगा, आई एम गारंटिंग यू, क्योंकि मुझे भी 10 महीने लगे शायद इतना करने के लिए कि मतलब मैं कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, मतलब इतना किया है ना मैंने ये ग्रेड कन्वर्जन के लिए। बट फाइनली जो तरीका पास हुआ, मतलब जो मेथड मेरी अप्रूव हुई, तो उस बारे में मैं बता देती हूँ। तो मतलब मेरा फाइनल ऑप्शन था सब समझाना, तो मैं डायरेक्टली गई जो अपना ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज का ऑफिस, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्योंकि मतलब इफ यू आर स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी वेयर देर आर नो कॉलेजेस लाइक सब कॉलेजेस, जैसा मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है कि मुंबई यूनिवर्सिटी क्या है, उसके अंडर बहुत 200 कॉलेजेस है, तो वो सबका काम नहीं कर सकती। तो आपका ना कॉलेज से आप करवा लोगे ना ये जो ग्रेड कन्वर्जन है, और कॉलेज का साइन स्टैंप ले लोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि इट शुड बी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, बट कोरिया में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज जो है ना वो यूनिवर्सिटी होती है, बस यूनिवर्सिटी, उसके ऐसे मुंबई यूनिवर्सिटी की तरह ब्रांचेस ऐसे कॉलेजेस नहीं होते। तो वो यूनिवर्सिटी का ही जो ऑफिस है वही हैंडल करता है सब कुछ। सेपरेट कॉलेजेस के कोई ऐसे ऑफिस नहीं होते कि जो साइन स्टैम्प करवा के दे। बट मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज का क्या होता है कि इनके अंडर 200 यूनिवर्सिटीज है, तो इनका ना अगर आप कॉलेज से भी ले लो ना दैट विल बी इक्विवेलेंट। लाइक मैंने कॉलेज से लिया था, मेरे साथ के जितने लोग थे जिन्होंने ग्रेड कन्वर्जन कराया था मुंबई यूनिवर्सिटी से, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी की कॉलेज में जो पढ़ रहे थे उतने लोग, उन्होंने सबने कॉलेज से ही साइन स्टैम्प करवा लिया क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी ये देने नहीं वाली है। तो ऐसे ही जिनकी यूनिवर्सिटीज होंगे, जिनकी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है एंड उनके अंडर बहुत 200-300 कॉलेजेस है, अलग अलग जगह पे है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, आपके कॉलेज से ही लेना है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गई, मैं मस्त उनको पटा रही हूँ कि भाई मुझे दे दो, मुझे सर्टिफिकेट जल्दी चाहिए, मुझे ग्रेड कन्वर्ट करके दे दो, मुझे कन्वर्ट करके दे दो। किसी के पास टाइम नहीं था वो सुने या फिर ऐसा नहीं, क्या मतलब ये बंदी क्या ही बात कर रही है, अगर आप ग्रेड कन्वर्जन चाहिए तो आप खुद कर लो, खुद दे दो, भेज दो। बट उन्हें क्या पता कि हमें जीकेएस के लिए साइन स्टैम्प्ड वाला ऐसे ऐसे प्रोसीजर थ्रू अप्रूव्ड पूरा कन्वर्जन चाहिए, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आपको बस जाना है, आपकी कॉलेज जाना है, कॉलेज जाके उनको गाइडलाइन सीधे से हाथ में थमा देनी है। उनको गाइडलाइन दिखाना है कि बाबा यहाँ पे लिखा है, स्कॉलरो करके एक वेबसाइट है, अगर आपके पास मतलब अगर आपके कॉलेज का सेपरेट ग्रेड कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं होगा तो ओके, तो ही स्कॉलर यूज करो, अगर आपके कॉलेज का होगा तो कॉलेज का ही यूज करो। बिकॉज क्या होता है फिर कॉलेज अप्रूव करे ना करे और फिर मतलब वो वापस नीट के पास डाउटफुली गया तो वो झंझट में ही पड़ना नहीं है। तो स्कॉलरो का वो नोटिस में लिखा जो है कि स्कॉलरो इज एन अप्रूव्ड वेबसाइट, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब स्कॉलरो के साथ आई गेस WES करके भी कोई वेबसाइट है फॉर कन्वर्जन, याद नहीं आ रहा मुझे, बट आपने गाइडलाइन पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है। मतलब मोस्टली तो स्कॉलर ही यूज़ करते हैं बिकॉज वो मतलब एज कम्पेयर टू WS सस्ती है, वैसे सस्ती नहीं है, बहुत पैसे जाते हैं ये पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो आपको उन्हें बताना है कि स्कॉलर करके वेबसाइट है, ये ऐसे ऐसे इनका ग्रेड जहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ वहाँ पे अप्रूव होता है। उनको आपको ये भी समझाना है कि जीकेएस स्कॉलरशिप है क्या, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर दो ऑफिस में कि भाई मुझे तो ये स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे मास्टर्स लेना है, मुझे मास्टर्स करना है, ये कंट्री है जो फ्री में एजुकेशन देती है, मुझे स्कॉलरशिप किसी भी हाल में चाहिए, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा कोऑपरेट कर दो। थोड़ा ड्रामा करोगे तो वो समझ जाते। तो फिर ये करके आपको प्रॉपरली सब लिखना है, लाइक आप उनको दिखाना है।
कि स्कॉलरों से करना है, और फिर उनको ना वेबसाइट पे करके बताओ एट द सेम टाइम। तो मेरा जैसा मुंबई यूनिवर्सिटी है और मेरा 10 ग्रेड में आता है वो स्केल में, तो मैंने वो पूरा प्रॉपर यूजीसी 10 नहीं बट मुंबई यूनिवर्सिटी 10, ये ऐसे दो अलग भी होते हैं। तो आपको ना आपके कॉलेज कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करते हैं ये आपके ट्रांसक्रिप्ट में दिख जाएगा, या फिर कोई भी रिजल्ट में या फिर सर्टिफिकेट में ना, मतलब जो सेमेस्टर के बाद आता है ना रिजल्ट मार्कशीट आता है, मार्कशीट, तो उसमें ना आपको दिख जाएगी कि कौन से फॉर्मूला से आपके ग्रेड्स कैलकुलेट हुए हैं। तो स्कॉलर ऐप में आपको वही ग्रेड सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि भाई मैं मतलब ये बहुत होता है कि जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ग्रेडिंग सिस्टम है, मुंबई यूनिवर्सिटी का एक अलग है और यूजीसी का एक अलग है, समथिंग ऐसा है। तो ऐसे वाइज आपको आपके मार्कशीट पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसी को सिलेक्ट करके स्कॉलर पे करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा और वो नीट को भी पता चल जाएगा कि भाई अलग अलग 2 सिस्टम्स है। तो फिर उस हिसाब से आप प्रोफेसर्स को या फिर जो भी ऑफिस में होता है जो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास जाना है, उनको दिखाना है कि ऐसे ऐसे करते हैं ये, तो उनको ना लाइव करके बताओ पूरे ग्रेडिंग सिस्टम, और उनको कैलकुलेट करने बोलो साइड बाय वेरीफाई करते करते। पता है नहीं होता टाइम इनके पास, बट आप रोज जाके वो दरवाजे पे खड़े हो रहोगे ना, आपका काम एक ना एक दिन होने ही वाला है। ये मैंने भी किया था। तो क्योंकि आपको ये काम करवाना ही है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है उन लोगों को, बस दिमाग खाना है, सबका दिमाग खाना है। ऐसे नहीं करना है कि खुद पे स्ट्रेस लेना है कि भाई मेरा हो नहीं रहा है, मेरे कॉलेज ये नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है, नहीं, ये सुनना ही नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए डिक्शनरी में अगर ये कॉन्सर्ट 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 ये स्कॉलरशिप के लिए आना है तो 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 बात है कि क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो उनको पूरा लाइव कन्वर्जन वगैरह करके बताओ स्कॉलर ऐप से। फिर अगर उन्होंने बोला कि मतलब मेरा कैसा हुआ था, मैंने पूरा उनको करके बताया, फिर उनको फॉर्मूला भी बताया कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वहाँ पे, कैसे कैसे ग्रेड काउंट हुए, कन्वर्ट हुए। तो उनको वो बाद में समझा। लाइक मैं अब तक जब जा रही थी इससे पहले जब मैं गई थी, तो मैंने मिस्टेक क्या की वो भी बता देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने स्कॉलर से वो जो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मार के लेके गई मैं, क्योंकि पैसे क्यों भरे अभी, अप्रूव तो करवा ले पहले, बाद में पैसे भर के ओरिजिनल वाला बनवा लेंगे स्कॉलरों से। तो मैं वेबसाइट का स्क्रीनशॉट वगैरह करवा के लेके गई और उन्हें बताया कि मेरा ऐसे ग्रेड कन्वर्जन हुआ है, मुझे ना ऐसे मैं ग्रेड कन्वर्जन दूंगी तो उस पर साइंस स्टैम्प चाहिए, क्योंकि मुझे जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो इस स्कॉलरशिप में स्कॉलर ऐप से होता है भाई, मतलब अप्रूव्ड है स्कॉलरों। तो मैंने ये बताया, नहीं करके बोल दिया। तो ऐसे मेरा बहुत बार हो चुका है, मैंने बहुत बार उसी इस पे ये किया है। तो ये करना नहीं है आपको, लाइव कैलकुलेशन करके बताओ उन्हें, ना कोई डाउट का होना ही नहीं चाहिए कि ये बंदी कुछ गलत कर रही है करके। बस आपको पूरा का पूरा उनको करके बताना है, और फिर उनको ऐसा ना मतलब विश्वास ही होना चाहिए कि ये सब बराबर है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बराबर ही करोगे, इतनी बड़ी रिस्क नहीं लोगे कि आप गलत कर दो और फिर वही भेज दो। नीड मतलब एक ही बार अप्लाई करना है, क्यों 10 बार अप्लाई करना। तो ये बात आपको करनी है। और फिर अपने ग्रेजुएशन मतलब ये सॉरी ग्रेड कन्वर्जन पे साइंस स्टैम्प वगैरह सब लेना है ऑफिशियल वाले में। तो 10 बार गई थी मैं, और मतलब मेरा ना 3 मैंने कॉपीज लिए थे, 3 बार उन्होंने कुछ रिजेक्ट किया, मतलब कॉलेज ने रिजेक्ट किया। साइंस स्टैम्प लेने के बाद भी बोला कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ तो हुआ था। तो मैंने तीसरी बार ऑफिशियल वाला लेके गई थी मैं, जो प्रिंट आउट है स्कॉलरों से, और फिर उसके मतलब जब फाइनल अप्रूव हो गया था तभी। तो ये बहुत टाइम चला जाता है इसमें, बट हो जाएगा, इसमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तरकीब आजमा लो, हो जाएगा सब। तो नेक्स्ट इज एज है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत सीधे सीधे से लिख दिया है उन्होंने। तो लैंग्वेज एलिजिबिलिटी में एक नई चीज़ ऐड हुई है। मेरा वीडियो बीच में ही बंद हो गया था क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टोरेज खत्म हो गया, फिर मैंने कुछ चीज़ें डिलीट कर दी। हाँ, तो मैं थी लैंग्वेज एबिलिटी के टॉपिक पे। तो उस पे क्या है, applicants who are expected to complete the IELTS Korean language program by August 2025 are eligible to apply if they have achieved और टॉपिक IBT लेवल 3 और हायर। तो बेसिकली ये बस उनके लिए है जो यूक्रेनियन एप्लीकेंट्स है IELTS के कैटेगरी के। तो उनको है कि टॉपिक लेवल चाहिए, टॉपिक IBT हो या PBT हो, वो लेवल 3 के ऊपर चाहिए, ऐसे बोला है। तो एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट्स इंक्लूड टॉपिक रिजल्ट्स फ्रॉम 87। तो ये बस उनके लिए है, तो आपको ऐसा पैनिक नहीं होना है कि भाई इन्होंने डायरेक्टली टॉपिक कंपलसरी कर दिया, नहीं है, बस IITS के लोगों के लिए है, आप सबके लिए नहीं है। तो वही सेम है शायद IELTS में अच्छे मार्क्स, मतलब
वो जो उनका कैटेगरी है उसके अबाव आइल्स या टॉपिक, तो दोनों में से एक करके जाओ तो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएगा वो जब एप्लीकेशन आपका इवेलुएट होगा तब। तो नेक्स्ट है हेल्थ के बारे में। ऑब्वियसली फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी चाहिए कि भाई, क्योंकि देखा है मैंने यहाँ ना, मतलब आपका बस खुद अकेले रहना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मैं डॉर्मेटरी में थी बट मैंने बाहर शिफ्ट हो गई मैं, तो चीज़ें उठाना सब खुद करना ना बहुत स्ट्रेसफुल है। तो आपको थोड़ा लाइट माइंडेड होके सब चीज़ें मतलब ऐसे लाइटली लेके थोड़ा ना चेयरफुल मूड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू द प्रोसेस एंड आफ्टर कमिंग टू कोरिया एज वेल। तो हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो। रिस्ट्रिक्शन, अ पर्सन हु हैज़ ग्रेजुएटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोरियन, तो ये तो हमारी बात है ही नहीं। अ पर्सन हु हैज़, तो ये मैं स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा होता है, हो जा रहा है, और शायद ही मैं ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई तो मैं 2 पार्ट्स में बना दूंगी। बट हाँ, तो ये भी है कि मतलब पहले जीके स्कॉलर है तो वो वापस नहीं कर सकते, ऐसी वाली भी है। लाइक फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ जीके डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम द पास्ट 3 years who have withdrawn from the program or were disqualified, मतलब जो जीकेएस जिन्हें मिला बट उन्होंने विड्रॉ कर दिया तो ऐसे लोग नहीं अप्लाई कर सकते। तो डुप्लीकेट सबमिशन अलाउड नहीं है। हाँ, तो आप एक एम्बेसी को और यूनिवर्सिटी को एक साथ नहीं भेज सकते। अगर आपने एम्बेसी को भेजा है तो आपको एम्बेसी का रिजल्ट आने तक वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद चेक करना है कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन अभी तक हुई नहीं है, तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को बस आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका है कि आप एम्बेसी ट्रैक को पहले अप्लाई करोगे और फिर यूनिवर्सिटी के लिए जाओगे, अगर आप फेल हो गए जैसे मैंने किया, तो आपको ना यूनिवर्सिटीज़ ऐसी सिलेक्ट करनी है जिनकी डेडलाइन बहुत लेट थी लास्ट ईयर कंपेयर करके। तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी जो इंजे है उसकी थी, योंगनाम की थी, दोंगसो की थी, जो मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हम सब ने एक साथ ही अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए वापस। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है दोंगुक और काइस्ट, या फिर और कौन सी थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके ना डेडलाइन बहुत जल्दी का कम मतलब जल्दी है, मतलब एम्बेसी के रिजल्ट जब आने से पहले ही उनकी डेडलाइन चली जाती है, तो आप वो यूनिवर्सिटी को दिमाग में रखो ही मत। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको चेक करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आप अप्लाई कर पाओगे आफ्टर एम्बेसी ट्रैक के रिजल्ट। तो ये आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा कि उनकी डेडलाइंस कब तक है। तो जितनी यूनिवर्सिटी आपने दिमाग में रखे हो उन सबकी डेडलाइंस चेक कर लो। हमने हमारे टाइम पे जीकेएस वालों ने ग्रुप पे एक लिस्ट बनाई थी कि बाबा उनके जो जो टारगेटेड यूनिवर्सिटीज थे तो उनके डेडलाइंस करके हमने सबके मिक्स कर दिए और एक बड़ी लिस्ट बनाई थी। अगर वो मुझे मिले तो मैं ज़रूर इस वीडियो में कहीं चिपकाऊंगी, अगर नहीं भी तो भी वो डेडलाइन वैसे भी चेंज होते रहते हैं, तो आपको पहले तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इज कि सभी जीके स्कॉलर को जीके स्कॉलर बनने के बाद जो लैंग्वेज ईयर प्रोग्राम होता है, अगर आपके पास टॉपिक नहीं है पहले से और आप लैंग्वेज ईयर प्रोग्राम में हो मतलब एनरोल हो गए, तो आपको टॉपिक लेवल 3 कंपलसरी लाना है। इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है कि भाई आपको ना, मतलब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वो आपका मतलब अभी मैं लेवल 2 में हूँ तो मेरा लेवल 2 चल रहा है, बट फिर भी हमें टॉपिक 2 के एग्जाम के लिए मतलब जिसमें 3, 4, 5, 6 होता है उसके लिए बिठा देते हैं। और है ना, आपको थोड़ी बहुत ऐसी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि टॉपिक का पेपर कैसे लिखना है, तो उस हिसाब से ना आपको बहुत सारे अटेम्प्ट बिठाए जाएंगे। मतलब जितने अटेम्प्ट हो गए ना इन टोटल, जब आप कोरियन लैंग्वेज ईयर में हो तभी सारे अटेम्प्ट्स को आपको बिठा दिया जाएगा। तो है पॉसिबल टॉपिक लेवल 3 आराम से क्लियर हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना। बट अगर आपका कोरियन इंग्लिश में है या फिर फुल कोरियन में है एंड आपको टॉपिक लेवल 4 या टॉपिक लेवल 6 की रिक्वायरमेंट है, हाँ तो भाई आपको कस के पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉपिक लेवल 6 लाना बहुत डिफिकल्ट है। टॉपिक 4 तक जा सकते हो आप आराम से अगर आप पढ़ाई करो, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज में जो कोरियन सिखाई जा रही है उससे अलग से आपको अलग बुक्स खरीद के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ही आप टॉपिक लेवल 4 तक सोच पाओगे। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब टॉपिक लेवल 6 तो होगा ही नहीं। मतलब टॉपिक लेवल 6 बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब है ही नहीं। हम अभी टॉपिक के एग्जाम में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं अभी लेवल 2 में हूँ, तो हम सभी लोग जितने थे इस टाइम के टॉपिक एग्जाम के लिए वो बस 15 से 20 मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और सिगी जो होता है राइटिंग पेपर,
उसमें तो वाटी लग गई है, मतलब सोचो ही मत, वो समझ भी नहीं आता है क्वेश्चन क्या है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी कोरियन के लिए। तो अभी आते हैं डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट। सॉरी मैं ऐसा थोड़ा टेका लेके बैठ रही हूँ क्योंकि मेरे पीठ दुख रही थी। तो डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट में है एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो 7 पेजेस का, वो तो आपको बस भरना है। उसमें फॉर्म 1 में एप्लीकेशन होता है, फिर फॉर्म 2 में पर्सनल स्टेटमेंट होता है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, आपकी ना स्टोरी लाइन लिखनी है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बोल्ड में कर दो, सच्ची में, क्योंकि वो लोग को टाइम ही नहीं होता कि वो पढ़े। और थोड़ा ऑर्गेनाइज बना देगी ना, कि मतलब अगर आपके कोई फील्ड में अचीवमेंट्स है, लाइक आपने डिग्री, थ्रू आउट योर डिग्री आपने ये रिसर्च पेपर किए, ये प्रोजेक्ट किए और ये चीज़ें किए, तो बुलेट पॉइंट करके सारे एक साथ लिख दो। उसमें ज़्यादा टाइम पास मत करो, मतलब स्टोरी लाइन उसमें मत बनाओ, और जो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसमें भी ज़्यादा स्टोरी लाइन मत बनाओ। बस आपको इतना लिखना है कि हाँ, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास, इट विल बी अ वेरी बिग ड्रीम टू गेट द स्कॉलरशिप एंड स्टडी, बिकॉज लाइक थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो होता है। अगर आपको पर्सनल स्टेटमेंट पे अलग से चाहिए वीडियो तो कमेंट करके बता देना। और अगर आपका पर्सनल स्टेटमेंट ऑलरेडी रेडी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। मतलब मैं कोई इतनी महान इंसान नहीं हूँ कि चेक करके दूँ, बट एटलीस्ट मैं बता सकती हूँ जितना मुझे पता है, उसके हिसाब से मैं आपके इस पे टिप्स दे सकती हूँ कि क्या इम्प्रूव हो सकता है। मैं करेक्शंस तो नहीं निकालूंगी, ऑब्वियसली इट्स योर पर्सनल स्टेटमेंट एंड इट्स लाइक विच शुड बी वेरी लाइक इट शुड बी योर स्टोरी। तो मैं कोई होती ही नहीं हूँ कि वो करेक्ट करूँ, बट अगर मुझे कुछ लगता है कि बाबा यहाँ पे है कि ये फ्लॉ है, ये चीज़ें जीकेएस वालों को नहीं पसंद आएगी, तो मैं वो ज़रूर बता सकती हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ करके चाहिए होगा तो आप इंस्टा पे भेज सकते हो। मैं करके दूंगी, मतलब जितना मेरे से हो सके मैं उतने टिप्स दे दूंगी आपको। तो सेम अबाउट स्टडी प्लान में एग्जैक्ट 3 कॉलम्स बनाओ, बहुत प्रिसाइज रखना स्टडी प्लान में कि, और प्रिसाइज मतलब सेंटेंसेस भी शॉर्ट एंड ज़्यादा बोले ऐसी हो, और परफेक्ट प्लान्स होने चाहिए कि ऐसे नहीं कि भाई हाँ आई विल थिंक ऑफ डूइंग, नहीं मैं ये करना चाहती हूँ, फिर मुझे ये करना है, मैं ये मतलब कोरियन लैंग्वेज पीरियड में मैं ये करूँगी, इतना तो टॉपिक लाऊंगी ही। फॉर्म सेंटेंस रखो पूरा, ऐसा नहीं, क्या उनको कन्विक्शन दिखना चाहिए आपके वर्ड्स में। सेम गोज फॉर पर्सनल स्टेटमेंट, योर कन्विक्शन शुड बी थ्रू द पर्सनल स्टेटमेंट्स। और एक बार ना आप खुद पढ़ने के बाद एक दूसरे इंसान को भी पढ़ाओ कि उसको बोर तो नहीं हो रहा पढ़ते टाइम, लाइक इंटरेस्ट तो रह रहा है ना, क्योंकि वो भी एक मैटर करता है कि भाई मतलब पूरे अलग इंसान को बता दो जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो मतलब ना ऐसा चेक करवा लो कि कहाँ पे बोरिंग लग रहा है, क्योंकि वो एक पॉइंट रहता है, फैक्टर रहता है कि ये ना पढ़ना वो स्किप ही कर देते हैं पार्ट। और अगर आपने उधर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी तो वो चली जाएगी, मतलब वो पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसे भी होता है। तो अगर इसके बारे में ज़्यादा डीपली वीडियो चाहिए होगा तो मैं मेरा पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान का एग्जांपल देके अलग से वीडियो बना सकती हूँ, तो कमेंट करके बता देना। द नेक्स्ट इज रिसर्च प्रपोजल। ये बस उन्हीं के लिए है जो रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर मास्टर्स में हो आप और आपके पास रिसर्च प्रपोजल है, बट मतलब बहुत ही परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल है, तो वो आप पहले क्या करो, यूनिवर्सिटी को भेजो। एप्लीकेशन के साथ मत पहले भेजो, पहले एप्लीकेशन भेजने से पहले यूनिवर्सिटी को भेजो, प्रोफेसर को डायरेक्टली कांटेक्ट करके भेजो, फिर अगर उनका अप्रूवल आता है तो एप्लीकेशन में भेजो। नहीं तो क्या हो सकता है पता है, कभी कभी ना ये नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि ना आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट रिसर्च प्रपोजल, मतलब जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, डॉक्टरल के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ, रिसर्च एप्लीकेंट्स को तो कंफर्म ये भेज रही है रिसर्च प्रपोजल, उनकी बात नहीं हो रही है। तो मास्टर्स के लिए जो जा रहे हैं ना, तो डायरेक्टली रिसर्च प्रपोजल, अरे मेरे पास रिसर्च प्रपोजल है मैं तो ये भी भेज दूंगी, ये मत करो। आप आपके टारगेटेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पहले ये भेजो और उनसे अप्रूवल मंगा लो, फिर एप्लीकेशन में डालो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि मतलब आपने एक यूनिवर्सिटी चूज की है और आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत फाड़ू है, बहुत सही रिसर्च प्रपोजल है, बट क्या होता है कि उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है ना, उनके इंटरेस्ट एरिया में से ना हो, या फिर उनको उस चीज पे काम नहीं करना है, तो फिर क्या होता है, वो इनडायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। बाकी आपका एप्लीकेशन देखे ही ना, तो डालने से पहले जरा सोच के डालो। बस ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपका प्रोफेसर थ्रू ही लिखा हुआ चाहिए, और उसके साथ वो जो फॉर्म है वो अटैच्ड होना चाहिए। अगर आप वही फॉर्म में लिख रहे हो तो अच्छा है, बट आई वुड से इट वुड बी बेटर इफ आप वो फॉर्म में बस प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो और अलग से कॉलेज लेटर हेड पे अपने प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा के दोनों पेपर एक एनवलप में
इफ A4 साइज देन बहुत अच्छा, A4 साइज एनवेलप में डालो, और एनवेलप में डालने के बाद जो उसका फ्लैप होता है उस पर एक स्टैम्प, फिर नीचे जो ऐसी लाइन होते हैं उसके बीच में एक स्टैम्प, और नीचे भी एक छोटा सा फ्लैप होता है उधर एक स्टैम्प। ये 3 स्टैम्प लेने हैं, तीनों पे साइन लगा देनी है, बस आपका काम खत्म। और वो स्टिक कर देना है पूरे तरीके से, फिर उसको देखना भी नहीं है। और अगर आप एम्बेसी ट्रैप को भेज रहे हो तो 4 आपको लगेंगे LOR, मतलब एक एम्बेसी के लिए और 3 यूनिवर्सिटी के लिए, 4 सेट बनाने होते हैं राइट, तो 4 आपको लगेंगे, और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए 1 ही लगेगा। तो ये है। फिर कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जाम्शन, एग्जाम्शन उनके लिए जिनके पास टॉपिक है, तो आपको बस टॉपिक का सर्टिफिकेट अटैच कर देना है। फिर फॉर्म 8 में GKS एप्लीकेंट, पर्सनल, मेडिकल, ये कुछ नहीं है, बस टिक टिक करके ते जाना है आपको। क्या मतलब हेल्थ का कुछ है, मेडिकल का कुछ होगा, तो वो सब एक्यूरेटली आपको लिखना है। नेक्स्ट इज पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसमें क्या करना है, अगर आपके पेरेंट्स के पास वोट, में बहुत शॉर्ट प्रिसाइसली बता दूंगी, अगर आपको समझेगा नहीं तो बोल देना कि भाई ये चीज जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं छोटा, मैं ही ज्यादा बात कर रही हूँ शायद। ओके, तो पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में क्या होता है, आपका पेरेंट्स की वोटर आईडी या पासपोर्ट हो गया तो वेल एंड गुड। पासपोर्ट होगा तो उस पर आपको अपोस्टल नहीं लेना है, बट वोटर आईडी होगा तो उसका कलर प्रिंट निकलवा लो और अपोस्टल के लिए भेज दो। दोनों के बैक साइड पे, मतलब मम्मी का वोटर आईडी उसके बैक साइड पे अपोस्टल, पापा का वोटर आईडी उसके बैक साइड पे अपोस्टल। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। और फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट में इंडियन लोगों के लिए इट्स बर्थ सर्टिफिकेट। योर बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी लाइक, क्या बोलते हैं, उस पर आपका लोकेशन होना चाहिए कि कहाँ पे बर्थ हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट का वो पेपर होता है ना कुछ, तो वो सब मेंशन होना चाहिए कि पेरेंट्स कौन है, फिर किसने अप्लाई किया था बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, वो थोड़ी बहुत चीज़ें मेंशन होती है उस पर, तो मेंशन होनी ही चाहिए। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके रीजनल लैंग्वेज में हो तो उसे अपोस्टल ऑफिस में ही देना है, कलर प्रिंट निकाल के उनको बोलना है कि इसका ट्रांसलेशन भी करवाना है और इस पे अपोस्टल भी लेना है। अभी किस पे अपोस्टल लोगे आप, जो आपका ओरिजिनल है रीजनल, उस पे नहीं लेना है। जो ट्रांसलेटेड कॉपी है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट की, उस पे उसके बैक साइड पे अपोस्टल लेना है। और ये दोनों चीजें पेपर पिन से अटैच करनी है। वो आती है स्टेपलर करके, बट वो स्टेपलर निकालना है और पेपर यू पिन जो होती है उससे अटैच करके आपके एप्लीकेशन में डालनी है। ऐसे जितने भी चीजें हैं लाइक पर्सनल स्टेटमेंट है, स्टडी प्लान है, 3-3, 4-4 पेजेस के हो गए, उनको स्टेपलर नहीं करना है, उनको पेपर पिन से लगा के ऐसे एक के ऊपर एक लगना है। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहले 8 फॉर्म 8 तक, उन सबको एक पिन लगा देना है। उसके अंडर भी पर्सनल स्टेटमेंट के 3 पेजेस है, उनको एक पिन लगा देना है। ऐसे ना पिन 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 लगा के सारे मतलब सेपरेट करने हैं पिन्स थ्रू। ओके, फिर कुछ अलग कंट्रीज के लोग हैं अपने देसी, मतलब जैसे पाकिस्तान हो गया, तो उनका फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट होता है तो वो यूज कर सकते हैं आप। फिर बैचलर्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में आपका डिग्री सर्टिफिकेट तो होता है, और अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट अब तक आया नहीं तो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट में आपके सारे सेमेस्टर्स का समअप होना चाहिए, और जो आपका फाइनल सेमेस्टर का जो CGPA है ट्रांसक्रिप्ट में, उसको हाईलाइट करना है कंपलसरी। फिर उसके बाद अगर आप डॉक्टरल के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स का, डॉक्टरल का, उसके भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करने। फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपके लिए जरूरत नहीं है अगर आप रिसर्च के लिए नहीं रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ही जरूरत है। तो ओवरसीज कोरियन, तो कोरियन एडॉप्टी नहीं, प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप और कोरियन वॉर, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये तो आपको जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर यूनिवर्सिटी, मतलब फैकल्टी मेंबर्स है कोई, तो ये आपको ऐसी जरूरत नहीं। तो स्कोर रिपोर्ट ऑफ वैलिड टॉपिक आईबीटी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है दोनों में से कोई एक, और वो भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं होगा टॉपिक या आइल्स तो पैनिक नहीं होना है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि आपके ना इवेल्युएशन के टाइम में ना थोड़े ग्रेड, मतलब पॉइंट्स जो है आपके एप्लीकेशन के लिए वो बढ़ जाते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है या फिर आपके पास टाइम ही नहीं है देने को, बाकी की चीज़ों पे फोकस करना है, लाइक बाकी की चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, तो वो उस पर ध्यान दो। इस पे बाद में ध्यान देना, मतलब ये सेकंड प्रायोरिटी रखना। बट ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये होगा तो बहुत बेटर है। तो और मतलब बाकी के चीज़ों के बारे में मैं जो बोल रही थी, अभी एक बंदी है जिसको मैं हेल्प कर रही हूँ इंस्टा पे,
तो उसका क्या हुआ था, उसके मॉम का वोटर आईडी पे नाम कुछ अलग था, पासपोर्ट पे नाम कुछ अलग आ रहा है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट के पे उसके मॉम का नाम कुछ अलग आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको ना रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, बहुत टाइम चला जाएगा इसमें। लाइक आपको अपने तालुका के या किधर के ऑफिस में जाके वो सब चीज़ें करवानी पड़ेगी। मतलब छोटी छोटी बहुत माइनर चीज़ें होती है कि भाई इधर थोड़ा स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे स्पेलिंग अलग हो गया है, तो उसका कैसा करें। क्योंकि मेरा भी ना मराठी में स्पेलिंग संस्कृति आता है, क्रू वाला मतलब ऐसा, और इंग्लिश में संस्कृति आता है, वो पता नहीं मतलब। बट ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ना ये करनी पड़ेगी, रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। अगर रेक्टिफाई नहीं हो रही है तो उसका एफिडेविट बना के आपको उसके साथ अटैच करके भेजना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो कि आपका सब सेम होना चाहिए, सब जगह नाम सेम होने चाहिए वगैरह, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स, जितने अवार्ड हो गए भेज दो। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है 50-50 भी भेज दिए। बट हाँ, रेलिवेंट भेजना जो आपका पर्सनैलिटी बताए, लाइक वॉलेंटियर वर्क आपने किए सारे भेज दो, जितने किए उतने सारे भेज दो। ऐसा मत करो कि अरे ये तो कुछ रिलेटेड है ही नहीं तो इसका क्या नहीं, सोचना नहीं है, सारे भेज दो। 50-50 भेजे लोगों ने, वो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं। बट रेलेवेंट रखना बहुत, कि ऐसे भी नहीं कि भाई मैं सीनियर केजी में फर्स्ट आई थी, ये सब नहीं चाहिए हम लोग को। लाइक प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट आई थी, ये नहीं चाहिए। आपके डिग्री के टाइम आपने जो जो किया, या फिर आपने 11th-12th के टाइम में भी आपने बचपन से आप डांस कर रहे हो तो उसमें मतलब मैंने तो डांस के सर्टिफिकेट्स अटैच किए थे। फिर मैंने कोर्सेरा के कोर्स के सर्टिफिकेट्स हो गए, वो सारे अटैच कर दो। फिर मैंने तो मतलब, बट हाँ मतलब ऐसे बहुत रेलेवेंट और लेटेस्ट वाले अटैच कर दो जितने हो उतने। अगर आप अभी वॉलेंटरी वर्क करना चाहो तो वो सारे सर्टिफिकेट फटाफट जमा कर लो, ये सारे सर्टिफिकेट, और भेज दो। तो मैं थोड़े जो पॉइंट्स बीच में भूल गई थी वो थोड़े इंक्लूड कर देती हूँ इसमें। एक तो है, देख, जो ग्रेड सर्टिफिकेट का है, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन में आता है। तो टेम्पररी सर्टिफिकेट जो होते हैं, 2 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं जो मतलब यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन क्या होता है कि आपका ना मतलब चालू है डिग्री कोर्स, या फिर आपका ना ग्रेजुएशन हुआ नहीं है तो मिल जाता है वो सर्टिफिकेट कर, वो मेन एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन उस पर लिखा होता है, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन है, वो मिल जाता है। बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज का क्या होता है कि उनका ना ग्रेजुएशन के लिए टेम्पररी एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। मतलब स्टडीज हो गई है बट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बाकी है, तो टेम्पररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देते हैं, वो नहीं चलेगा। उस पर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ही है, और आपके बस ऐसे मार्कशीट आपने अटैच कर दिए तो वो ऐसे वैसे नहीं चलेगा। मतलब आपको सर्टिफिकेट ही चाहिए एक्सपेक्टेड का, कि मतलब प्रॉपरली यूनिवर्सिटी से लिया हुआ। दूसरी बात है कि ट्रांसक्रिप्ट में ना यहाँ पे बोला है कि लाइक अगर आपका सीजीपीए मेंशन्ड, मतलब सीजीपीए सेमिस्टर वाइज मेंशन नहीं होगा तो बस लास्ट इसका मतलब जीपीए स्केल सेमिस्टर वाइज नहीं होगा, तो लास्ट सेमेस्टर का सीजीपीए ही बस होगा तो भी चलेगा, लाइक इट इज वैलिड। बट सबमिट अ ट्रांसक्रिप्ट कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ द अबाउ जीपीए स्केल्स, वो जीपीए स्केल्स में कन्वर्ट होनी ही चाहिए। तो मतलब जो रिक्वायर्ड जीपीए स्केल्स है उसमें। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास परसेंटेज ही नहीं है, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको परसेंटेज प्रोवाइड ही नहीं किए, आपको बस सीजीपीए प्रोवाइड किए, वो भी 10 स्केल में या फिर जो इनकी स्केल है उस हिसाब से नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो इनकी हिसाब से जो स्केल है ना उसमें से कोई भी एक कन्वर्ट कर लो। लाइक एट परसेंटेज तो नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली जीपीए ही कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी जीपीए देती ही है। तो बट जो अगर जीपीए दिया है, सीजीपीए दिया है, तो आपको बस सीजीपीए ही जो कन्वर्ट करना है, वो करने के बाद जो फाइनल में इन अपेंडिक्स पेज पे दिया है ना कन्वर्जन इनका ही गाइडलाइंस में, तो उस हिसाब से परसेंटेज कन्वर्ट करवा के दोनों लिख सकते हो आप फॉर्म में। और अगर आपको ना फॉर्म फिलिंग, फॉर्म कैसे अरेंज करना है, इसके ऊपर भी एक कोई वीडियो चाहिए होगा लाइक डिटेल में, वो मैं बना सकती हूँ, उसके लिए भी कमेंट कर देना, अगर चाहिए होगा तो मैं कर दूंगी। क्योंकि मेरे पास बहुत छुट्टियां हैं, मैं घर पे अकेली बैठी हूँ, 9 दिन की छुट्टियां है भाई, सोलनाल चल रहा है, यहाँ पे दुकानें भी बंद हो जाती है, दोस्त भी नहीं है घूमने के लिए, तो क्या ही करूँ मैं। बहुत फटे टाइम है मेरे पास, आप बस बता दो। तो दूसरी बात है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में, हाँ, कि वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रेश लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए। अगर आप बहुत साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हो तो भी आपको जाके फ्रेश वाली ही लेके आनी पड़ेगी। तो अभी आपका जो टॉपिक और आइल्स का रिजल्ट का जो होता है, तो आइल्स के वेबसाइट पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, उसका कलर प्रिंट निकालो। आई वुड से कि सब जो भी है उसका अगर आप
आपको पॉसिबल हो रहा है तो कलर प्रिंट में ही दो, जितना आपका नीटली प्रेजेंटेबल दिखेगा ना एप्लीकेशन, उतना वो खोल के दिखेंगे। क्योंकि ना मैंने देखा है कि ना बहुत लोगों के एप्लीकेशन खोले भी नहीं जाते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ना एप्लीकेशन बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो आइल्स का भी है कि आपका ना 28 फरवरी 2025 के बाद वाली एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। आई गेस आइल्स का 2 साल का वैलिडेशन होता है उसके स्कोर्स का। हाँ, तो और एक चीज़ मुझे पता चली है कि आपको ना यहाँ पे जब लैंग्वेज ईयर में टॉपिक क्लियर करना होता है लेवल 3 तक, उसके बाद है ना उसके स्कोर्स नहीं काउंट होते आपको डिग्री के लिए। जब डिग्री में जाते हो तभी आपको ना अलग से कोई डिफरेंट एग्जाम देनी पड़ती है, इधर कोरियन की या फिर इंग्लिश की। आपको अलग से ही एक एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसमें मतलब जिसके बेसिस पे अब अगर आप वो पास कर लो तो आपको डिग्री में अलाउड होगा एंटर करना। लाइक बस टॉपिक 3 तो लाना ही है मतलब समझने के लिए, बट वो जो एंट्रेंस वाली जो अलग होती है, एक छोटी सी होती है, ये शायद ही किसी को पता है, बट मुझे वो अभी अभी पता चली है बात, मतलब मुझे भी नहीं पता थी। तो आपको क्या होता है कि टॉपिक 3 लाना ही है, बट उसके बाद जो आपको डिग्री के पहले एक एग्जाम होगी, एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप होगी, तो उसमें इधर कोरियन या इधर इंग्लिश की एक एग्जाम देनी पड़ती है। वो टॉपिक नहीं होती, वो अलग ही होती है। तो वो एक बात है। और बाकी के जितने भी आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स या फिर जो भी भेजोगे तो उसको अपोस्टल की ज़रूरत नहीं है। अपोस्टल की ज़रूरत बस किसको है, पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म में है एप्लीकेंट्स पेरेंट्स प्रूफ, दोनों का वोटर आईडी होगा तो उस पर अपोस्टल चाहिए। पासपोर्ट होगा तो नहीं होगा तो भी चलेगा। हाँ, और बर्थ सर्टिफिकेट पे चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट ही भेजना है फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट में, और उस पर आपके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए और आपका बर्थ लोकेशन भी होना चाहिए। फिर डिग्री सर्टिफिकेट पे चाहिए हमें, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे चाहिए हमें। तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब वही डिग्री ट्रांसक्रिप्ट एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ों पे चाहिए। बस ये 3 ही चीज़ें हैं। तो मेरे वैसे टोटल 5 हो गए थे, क्योंकि मेरा मम्मी का वोटर आईडी, पापा का वोटर आईडी, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंने ट्रांसलेट भी करवाया था, और डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट थे जिनको मैंने अपोस्टल करवाया था। अपोस्टल के बारे में भी अगर कुछ जानना हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगी उसके ऊपर। कितना ऐसा एडवर्टाइज की तरह लग रहा है ना मैं पागल होते जा रही हूँ घर पे अकेले बैठ के छुट्टियों में अकेली ही बात कर रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे वैसे तो आई गेस ये वीडियो ऑलमोस्ट बन गई है, इसको ये इधर ही रैप करते हैं। उसके पहले थोड़े कुछ टिप्स देना चाहूँगी मैं, कि जैसे इन्होंने ये टाइम कोटा रिड्यूस किया है, तो आई वुड से कि ए टाइप को ज़्यादा मत टारगेट करो। लाइक अगर आप एम्बेसी से भी जा रहे हो तो एक ए टाइप रखो और 2 बी टाइप रखो, कि लाइक आपको है कि आपके दिमाग में ये साल जीकेएस क्लियर ही करना है, जीकेएस चाहिए ही किसी भी हालत में, तो रिस्क मत लो। मतलब आपके परसेंटेज हो गए 98, फिर भी अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, लाइक आपने प्रोफेसर से बात कर लिया ऑलरेडी वो यूनिवर्सिटी के, हाँ ये भी एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं अप्लाई कर रही थी यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए, तो बहुत सारे मेरे साथ जो मेरे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए हुए लोग थे, जिनका डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग तो पास हो गया था बट इंटरव्यू के लिए पास नहीं हुए थे। तो उनमें से कुछ लोग थे ऐसे जिनका मैं बताती हूँ। इन लोगों को ना प्रोफेसर से भी अप्रूवल मिल गया था, लाइक प्रोफेसर से भी बात हो चुकी थी। प्रोफेसर रिकमेंडेशन लेटर, मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी अप्रूवल मिल गया था। ऐसे भी लोग थे जो इंटरव्यू राउंड में फिर भी फेल हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीनिंग में भी फेल हुए हैं। डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीनिंग में तो पता चल जाता है कि शायद ही कुछ गलत होगा आपके एप्लीकेशन में, इसलिए फेल हो रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। बट मैं बताती हूँ कि ना बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास 10-12 रिसर्च पेपर है बट फिर भी फेल हुए हैं, जिनके ग्रेड्स बहुत हाई है बट फिर भी फेल हुए हैं, जिनका प्रोफेसर से पहले ही बात हो गया था, मतलब किसे बोलते हैं, प्रोफेसर का लेटर मिल गया था, फिर भी फेल हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब करने के बाद भी फेल होते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये कुछ नहीं था, लाइक मेरे पास मतलब था, मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, मेरे परसेंटेज अच्छे थे, वो बात अलग है। बट मैंने किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच नहीं किया था, और मतलब मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि भाई प्रोफेसर को अप्रोच करके भी क्या ही कर लूँगी। मतलब मेरा एप्लीकेशन है ना बहुत ऐसा डाइवर्स था कि लाइक मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे, और मेरे मतलब जो डिग्री के भी है प्रोजेक्ट वगैरह भी बहुत अच्छे थे। मैंने रिसर्च पेपर नहीं लिखा था, बट इसलिए मैं प्रोफेसर को अप्रोच नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास रिसर्च आइडिया तो थी बट
आई वॉज डाउटिंग कि मैं अगर इनको रिसर्च आइडिया ये बता दूँ तो शायद उन्हें पसंद ना आए तो और मेरा एप्लीकेशन वहीं निकल जाएगा, मतलब उन कंसिडर ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये थोड़ा दिमाग में रखो कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि भाई प्रोफेसर लेटर मिल गया तो सब क्लियर हो गया, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए ना ये थोड़ी चीज़ें कैलकुलेट कर लो और उस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन सेंड करो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और क्या था, वैसे मैं मार्केट से आई थी, मार्केट से आने पर मैंने खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। बट मैं सोचा कि मैं शिनचैन के पजामाज पहनूंगी क्योंकि मैंने हाल ही में ये शिनचैन का टॉय जीता है, वो भी क्लॉ मशीन से। इतने दिन से मैं ये चाहती थी। और मेरे चप्पल भी शिनचैन के, आपको देखना है, ये शिरो वाला है और ये है शिनचैन वाला। ये सारे मैंने डाइसो से ली हुई चीज़ें हैं, क्यूट क्यूट सी। पजामा मैंने सोमयन स्टेशन से लिया था शायद, या नामपो स्टेशन से बुसान में। बट ये मैंने क्लॉ मशीन में जीता है। और इसका ना बैग रिमूव भी होता है, ये देखो। और इसके कपड़े भी रिमूव होते हैं। नहीं निकालूंगी मैं मेरे शिनचैन के कपड़े। हाँ, तो आई गेस यहाँ पे वीडियो एंड करना सही होगा। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरी एप्लीकेशन कैसे अरेंज करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो मैं वो भी बना दूंगी। बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मैं एप्लीकेशन कैसे अरेंज करना है, क्या करना है, उस पे जो थोड़ी बहुत टिप्स है उसका थोड़ा बहुत एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि उसमें मतलब पूरा एप्लीकेशन रेडी भी हो जाए बट वो एप्लीकेशन सेट करने में बहुत स्ट्रेस आ जाता है, वो मुझे पता है। तो हाँ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं यहाँ पे इंस्टा आईडी दे देती हूँ, इस पर मुझे मैसेज कर देना। कोई भी मतलब छोटा मोटा डाउट हो तो भी चलेगा, बेसिक डाउट हो तो भी चलेगा। बिकॉज मुझे पता है कि ना ऐसे ना बहुत बेसिक डाउट आते हैं एंड यू जस्ट नीड वन पर्सन हु वैलिडेट्स योर डाउट एंड हु जस्ट लिसन्स टू योर डाउट। एंड हाँ, मेरी स्टोरेज वापस ख़त्म हो गई तो मैं फटाक से एडिट करके ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। मेरी बड़बड़ सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो गया तो प्लीज़ 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 बेझिझक पूछिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी वीडियो ना पसंद आए तो भी बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से इम्प्रूव कर दूँगी, राइट? हाँ, okay then. Thank you everyone for watching this video. We'll meet next time soon with yet another informative video. So please keep watching and subscribe to Korean Sanskriti. Bye bye.